नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और लेकर हाजिर हो चुके हैं आज का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। गुजरात में खिला कमल तो हिमाचल में यहां पर चल गया है पंजा। और आज इसी का इन चुनावी नतीजों का ही विश्लेषण करने के लिए प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर हम सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से आपके सामने एक जानकारी रखें कि इन नतीजों में क्या कुछ सामने आया है, तो जल्दी से सबसे पहले वो जस्ट आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि आप भी थोड़ा समझ सके कि कितनी सीटें जो हैं वो जीती और किस तरीके के रिकॉर्ड इस बार बने हैं। हार जिन पार्टियों की हुई है वो किस वजह से हुई है। गुजरात विधानसभा का अगर हम जनादेश देखें तो गुजरात में भाजपा ने यहाँ पर 156 सीटें जीते हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 1985 और 2002 के चुनावों का बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपा ने परचम लहराया, लेकिन मोरबी की जीत पार्टी के लिए बड़ी खास रही। अब ये क्यों खास रही है वो आप भी जानते हैं, क्योंकि मोरबी चुनावों से ठीक पहले वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और माना जा रहा था कि उसका एक खासा असर है यहां पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें, यहां पर उन्हें 60 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वोट शेयर बहुत ज्यादा घट गया है। इस बार कांग्रेस को गुजरात चुनाव में 17 सीटें ही मिल पाई हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, 5 सीटों पर वो सिमट गई, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा जरूर मिल चुका है और अरविंद केजरीवाल इससे बहुत अभिभूत हुए हैं। अब पार्टी पूरे देश में अपना नाम और चुनाव चिन्ह के साथ लड़ सकेगी। इसी के साथ एआईएमआईएम पार्टी की बात करेंगे तो ओवैसी के सभी 13 कैंडिडेट एकदम चित। गुजरात में भाजपा के बागी भी हारे हैं, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम जो वोट बैंक था वो भी किस तरफ रुख करता हुआ नजर आया है गुजरात के विधानसभा चुनावों में। जनादेश हम हिमाचल विधानसभा चुनावों का भी जान लेते हैं, उनके जनादेश ने क्या कहा है। हिमाचल विधानसभा का जनादेश कहता है कि एक बार फिर जनता ने रिवाज बदल दिया है, रिवाज कायम रखते हुए राज बदला गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं, भाजपा 25 पर सिमट कर रह गई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नतीजों के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। 2017 के मुकाबले बीजेपी को यहां पर खासा नुकसान हुआ है, 19 सीटों का नुकसान हुआ है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो यहां पर पहाड़ में वो खाता खोल ही नहीं पाई है। अब जब हम यहां पर वोट शेयर्स की बात करते हैं गुजरात और साथ ही साथ हिमाचल की, बीजेपी की बात करें, एक बहुत एक रिकॉर्ड जो यहां पर तोड़ती हुई नजर आई है, उसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। इसी को लेकर गुजरात मॉडल की भी बात होने लगी है, क्योंकि पिछले 1.5-2 दशक से इसकी बहुत चर्चाएं होती ही रही हैं। गुरुवार को आए चुनावी नतीजों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह स्थापित कर दिया कि गुजरात मॉडल, या यूं कहें कि मोदी मॉडल, एक ऐसा शासन प्रशासन है जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच का दायरा और जनता से संवाद और संपर्क विश्वसनीय ढंग से बढ़ता है। मोदी मॉडल में शिथिलता या विश्राम के लिए जगह नहीं है और इस मॉडल में असंभव शब्द के लिए स्थान भी नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहले से ज्यादा परिश्रम और हर लक्ष्य को साधने की रणनीति शामिल होती है। दैट्स द रीजन कि इस मॉडल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी चुनावी फैक्टर बनता है। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिखा चुके पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता और उनके सिपहसालार अमित शाह की रणनीति और उनका हार्डवर्क, उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था। गुजरात में भाजपा ने अब तक के जीते सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और लगातार 7वीं जीत का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। गुजरात का संदेश पार्टी नेताओं के लिए भी है और कांग्रेस जैसे मुख्य विपक्षी दल के लिए भी है, और आज उसी का विश्लेषण करने के लिए हम आज ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो रिवाज बदला है, क्योंकि यहां पर अक्सर कहा जाता है कि एक वन साइडेड जो है एक जनादेश लोगों का मिलता हुआ यहां पर नजर आता है, तो वो जो जनादेश है इस बार कांग्रेस को मिल गया और ऐसे में यहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो काफी घटा है। लेकिन अब हिमाचल में एक अच्छी जीत, लेकिन गुजरात में इतनी बुरी परफॉर्मेंस कांग्रेस की। एक बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि यहां पर नदारत थे बहुत बड़े मंत्री, जैसे कि राहुल गांधी की सिर्फ एक रैली, प्रियंका गांधी तो यहां पर नजर भी नहीं आई, लेकिन उतनी ही ज्यादा वो एक्टिव ग्राउंड में नजर आई थी हिमाचल के, और यही रीजन है कि वहां पर उनका जो एक हार्डवर्क है वो दिखा है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वहां पर इतना एक्टिव मोड में नजर आई थी, क्या
कांग्रेस को, क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश की इस जीत का क्रेडिट मिलेगा या फिर इसको भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ दिया जाएगा? हालांकि इसका उत्तर हम थोड़ी ही देर में जब हमारे साथ पैनल जुड़ेंगे तो उनसे उनका उत्तर हम जानेंगे। तो ये तमाम चीजें इस बार जो है इन चुनावी नतीजों में देखने को मिली हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो गुजरात में भी आप देखें और हिमाचल में भी आप देखें तो वहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस है, हालांकि जितना उन्होंने अपना खुद को आश्वस्त भी किया था कि इतनी सीटें जीतेंगे, तो उतनी सीटें वो जीत तो नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि एक राष्ट्र पार्टी का जब दर्जा उन्हें मिला है तो आम आदमी पार्टी आज उससे 7th हेवन पर है। हालांकि ये जो चुनावी नतीजे हैं इनको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था, उनका सीधा कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा था। ऐसे में अहम सवाल यह भी है कि ये जो चुनावी नतीजे आए हैं इनके मायने क्या हैं और ये क्या संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन चुनावी नतीजों पर आपकी जो पैनी नजर है वो भी जरूर पड़ी होगी। दिन भर आप भी टेलीविजन के साथ जुड़े जरूर होंगे। चुनावों में क्या कुछ हो रहा है, रुझान जब शुरू हुए तो उस पर भी आपने जरूर इस पर अपनी जो है नजरें गड़ाई रही होंगी। तो ऐसे में अब जब एक एनालिसिस करने हम यहां पर इस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं तो हम चाहेंगे कि इस फोन के माध्यम से आप अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाएं। आप बात कर सकते हैं बीजेपी को लेकर, कांग्रेस की हिमाचल में जीत को लेकर और गुजरात में एक बुरी परफॉर्मेंस को लेकर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को लेकर भी। तो सवाल कौन से हैं जरा उस पर फटाफट से हम नजर डालेंगे और उसके बाद हम अपनी चर्चा को भी सिलसिलेवार तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सवाल पहला है कि चुनावी नतीजों में कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी, इसके लिए क्या संदेश गया है? सवाल यह भी है कि गुजरात में बीजेपी को कोई क्यों नहीं हरा पाता है? यह बड़ा अहम सवाल है। 27 सालों से देखिए वो वहां पर वो राज कर रही है, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि गुजरात में विपक्ष में ऐसा कोई नहीं जो वहां पर मात दे सके बीजेपी के धुरंधरों को। क्या अब 2024 में भी मोदी लहर के पूरे आसार हैं? ये भी अहम सवाल है। आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा हमें कॉल कर। बात जब हम कांग्रेस की करते हैं तो उससे जुड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को देखिए राज मिल गया है हिमाचल में, लेकिन किन कारणों से जो हिमाचल में रिवाज है वो बदला नहीं है, हम इसका भी विश्लेषण करना चाहते हैं और चाहेंगे कि आप इस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें। क्या कांग्रेस में जो एक सवाल पहले उठाया था इन बिटवीन कि प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश की जीत का श्रेय मिलेगा या फिर भारत जोड़ो यात्रा का असर बताकर यह जीत भी राहुल गांधी को समर्पित कर दी जाएगी? और एक सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अभी भी मीलों का सफर बाकी है या नहीं? इस पर भी अपनी टिप्पणी जो है वो जरूर कीजिएगा। गुजरात में क्यों हार गई है कांग्रेस और किन मायनों में गुजरात चुनाव भी याद रहेगा? क्योंकि 1985 हो और 2002 के वो जो रिकॉर्ड थे उन रिकॉर्ड्स को बीजेपी ने इस बार तोड़ दिया है। रिकॉर्ड जीत यहां पर हासिल की है। राजनाथ सिंह ने भी अपनी विक्ट्री दिखाकर एक रिकॉर्ड को वहां पर ध्वस्त किया है। ये तमाम चीजें हैं जिसकी दिन भर चर्चाएं कल भी रही और आज भी रहेगी जब हार और जीत दोनों का विश्लेषण होगा। तो उसी विश्लेषण को लेकर अभी फिलहाल आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, तो चाहेंगे कि आप भी प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा और अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा कीजिएगा कि इन सवालों को लेकर या इन चुनावी नतीजों को लेकर आपका क्या मानना है। अब हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है हम उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। यहाँ पर उनको रूबरू करवाने से पहले, उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मुझे क्योंकि कमांड आ गई है एक छोटे से ब्रेक की, तो ब्रेक के उस पार हम पैनल से आपको रूबरू कराएंगे और फिर इस विश्लेषण को हम जारी रखते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। चाहेंगे चर्चा में आप भी हमारे साथ शामिल हो पाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। गुजरात में खिल चुका है कमल तो हिमाचल में चल गया है पंजा। जी हाँ, गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं उसका विश्लेषण आज हम कर रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। इससे पहले कि मैं आपको पैनल से रूबरू करवाऊं, एक बात, जो एक सवाल जो है वो आज लगातार पूछा जा रहा है, हालांकि ये बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, भाजपा के अंदर भी इनफैक्ट ये जो सवाल है बड़ी तेजी से उठ खड़ा हुआ है कि स्थानीय नेतृत्व जो है वो अपने अपने राज्यों में मोदी का गुजरात मॉडल क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है, जब उनकी कई रैलियां हुई, गुजरात हो या फिर हिमाचल हो,
उन मंचों से भी कई बार उन्होंने पार्टियों को आगाह किया कि सिर्फ उनके भरोसे ना बैठें, यानी पीएम मोदी के भरोसे ना बैठें, जनता से खुद का तार जोड़ें, कार्यकर्ताओं और जनता का विश्वास जीतें और उसे पूरा करें। अब ये देखिए, ये जो कोट किया गया है ये सभी पार्टियों के लिए है। यहां पर जिस पार्टी ने जीता यानी कि उसने अपने आप को जनता के साथ कनेक्ट किया, लेकिन जो पार्टी हार गई वो कार्यकर्ता, उसके पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता थे वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। सो दिस इज द रीजन कि हार और जीत ये दोनों निकलकर सामने आती हैं और ये हर पार्टी के साथ जुड़ी हुई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। तो चलिए अब फटाफट से चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। सबसे पहले तीनों खास मेहमानों से मैं आपका रूबरू करवा देती हूं। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर नीतीश कुमार जी, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आनंद संवारिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल पूरे दिन भी वो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे थे जब रुझान सामने आए, और अब विश्लेषण के तौर पर भी हम उनसे जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर संवारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तो जिन्हें जीत हासिल हुई उन्हें भी बधाई। वेद प्रकाश जी, हिमाचल में एक अच्छी जीत, और आनंद जी गुजरात में एक अच्छी जीत, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन हार और एक जो वोट प्रतिशत घटा है, हम बात उसकी भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो चुनावी नतीजे आए हैं उन पर से मैं आपका एक एक जो टेक है वो लेना चाहूंगी। नीतीश जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। हिमाचल और गुजरात विधानसभा के जो कल परिणाम आए हैं उसमें सब पार्टियों के लिए कुछ न कुछ था। जहां भाजपा ने गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, वहीं हिमाचल, जैसे कल भी चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के झोले में गई है। और आम आदमी पार्टी ने एक तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है, उसका क्राइटेरिया पूरा किया है। चुनाव आयोग विधिवत रूप से उसकी घोषणा करेगा। 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा पाने के साथ वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। जी। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने तीनों पार्टियों के लिए संदेश भी दिया है। भाजपा के लिए, जहां भाजपा को गुजरात में भले ही लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, लेकिन उसके हाथ से हिमाचल प्रदेश स्लिप कर गया है। वहां पे बागियों की बड़ी भूमिका रही। एक छोटे से स्टेट में अगर 68 सीट हैं और आपके 19 बागी उम्मीदवार हैं, तो ये आपके परिणाम पर बहुत असर डालता है, और ये देखने को मिला। और ज्यादातर सीटों पे, मतलब 15 सीटों पे परिणाम 2000 के अंतर से आए हैं, और 5-6 सीटों पे 1000 से भी कम वोट से पार्टी को, मतलब फायदा कांग्रेस को इस बात का मिला है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जो अभी आपने बताया अपने उसमें, जहां पहाड़ में खाता नहीं खोल सकी, लेकिन उसने कांग्रेस के एक्सपेंस पे गुजरात में 10-12% हाँ 12% वोट मिला, और 5 सीट पे जीत भी हासिल की। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के साथ ये घटी कि गुजरात में वो मेन ऑपोजिशन का दर्जा भी नहीं पा सकी, जो उसको 1 सीट वो कम रह गई। तो ये चुनाव सभी के लिए एक संदेश भी लेकर आया है। गुजरात में कांग्रेस जमीन पर नहीं दिखी, और हिमाचल में प्रियंका गांधी शिमला और आसपास के इलाकों में उनका कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन। और हिमाचल में एक बात कांग्रेस के फेवर में गई कि बीजेपी का खेल तो बागियों ने बिगाड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लिए फायदा, उसने जो ओपीएस की घोषणा की और कुछ चुनावी वादे, बाद में राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि ये सब चुनावी वादे पूरे करेंगे। तो आने वाले समय में देखना है कि कैसे कांग्रेस उन वादों को पूरा करती है, और भाजपा को भी अपना मंथन करने की जरूरत है कि उसकी कहां कमी रही, बागी लोग कितना उनका खेल बिगाड़े, ये दोनों पार्टियों को देखना होगा। ठीक। आनंद जी। गीत जी, देखिए गीत जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि ये जो 2 इलेक्शन गुजरात के और हिमाचल के भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के लिए और 2024 का जनरल इलेक्शन के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभी मैं एक्सपर्ट नीतीश जी को सुन रहा था कि कितना गहन मैसेज हमारे वोटर्स ने दिया है, हमारे मतदाता, हमारे भारतवर्ष के नागरिकों ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, उसमें बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। और आपने भी अपने ओपिनियन में कहा कि आज का जो एनालिसिस है उससे संदेश क्या जाता है। तो देखिए, संदेश इसकी बार बहुत क्लियर मैसेज गया है सारी भारतवर्ष के लिए। और आपका तो ये चैनल फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जहां पे इतने सारे भारतीय रह रहे हैं, और ये आज का विश्लेषण उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। संदेश ये जा रहा है कि गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, आदिवासी, स्त्री, फीमेल जेंडर, सबके डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, और उसको जनता भी समझती है। और उसको मैं तो कहूंगा कि मोदी मॉडल, क्योंकि 2002 से जिस तरह से ये मॉडल चालू हुआ है, और आपने भी पूछा कि ऐसा क्या है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता गुजरात में, तो वो मॉडल है। उस मॉडल में भारतीय जनता पार्टी सारे वो काम करती है जो चाहिए दलितों के लिए। अब देखिए, कल के रिजल्ट में देखिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री तो हुई है। भूपेंद्र जी ने नरेंद्र जी से ज्यादा सीट लेकर के, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी ने कहा था कि मेरे से ज्यादा सीट भूपेंद्र जी को दीजिए, और गुजरात की जनता ने वो दी है। देखिए, अब कल के जो रिजल्ट एनालिसिस गुजरात के हुए हैं, एससी एसटी एक्ट लोग जो हैं, जाति के जो लोग हैं, 40 सीट थी, उसमें से 36 सीट बीजेपी को दी है। आदिवासियों की भी 40 सीट थी, उसमें से 35 सीट्स बीजेपी को दी है। कहने का मॉडल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी डेवलपमेंट, जब भी कोई प्लान करती है, वो इलेक्शन जीतने के लिए प्लान नहीं करती है, वो बहुत लंबे दूर तक की बात सोच करके वो करती है। जैसे अभी नीतीश जी बता रहे थे कि कांग्रेस हिमाचल में जीती। यस, हम कांग्रेस को बधाई देता हूं, मैं वेद जी को भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने सरकार बनाने लायक एमएलए खरीद ली। ये दूसरी बात है कि वो अपने एमएलए पे बिलीव नहीं कर रहे। अभी कभी हुड्डा साहब आ रहे हैं, कभी बघेल साहब आ रहे हैं, उनको पता नहीं कहां बैठा के ले जाएंगे, बट मुबारकबाद देता हूं। बट उनका ध्येय क्या है कि एक बार हम राज्य को पकड़ ले, सत्ता ले लें। और जैसे नीतीश जी ने कहा, बड़ा फैक्टर रहा इनके जीत का वो ओपीएस, वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो वीरभद्र जी ने, इनके चीफ मिनिस्टर ने ना की थी, उसको एक झुंझुना कर्मचारियों को दिया। और हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर, ठीक है, गुजरात की चर्चा भी हो रही है, लेकिन साथ साथ में हिमाचल का भी आपने जिक्र कर ही दिया, तो यहाँ पर भी एक चीज है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर भी उदासीनता जो है, हम कह सकते हैं कि धूमल खेमे की उदासीनता हो, या फिर अग्निवीर स्कीम का जो एक गुस्सा हो, वो वहां पर हिमाचल में देखने को मिला है। फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। शायद इस वजह से भी जो है वो बीजेपी को वहां पर अभी हार का सामना करना पड़ा है हिमाचल में। हालांकि इसका जो एक कहें जवाब जो है वो नीतीश जी से भी जरूर लूंगी। वेद जी, मैं आपके पास भी अभी लौटूंगी, क्योंकि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन गुजरात में एक बुरी हार, एक वर्स्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस की, लेकिन उतनी ही अच्छी जीत कांग्रेस की हिमाचल में। तो इस पर मैं आपका टेक भी लूंगी वेद जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और तीनों खास मेहमानों का भी हम स्वागत करेंगे। इस जीत के विश्लेषण की और हार के विश्लेषण की बात हम कर रहे हैं हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों की, और यहां पर वेद प्रकाश विद्रोही जी का मैं रुख करूंगी। वेद जी, गुजरात के विधानसभा चुनाव में इस बार देखिए बीजेपी की एक सबसे बड़ी जीत के साथ ही कांग्रेस की करारी हार की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। 2017 के विधानसभा चुनावों की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हमें याद है कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी गई थी कांग्रेस की ओर से, जब 77 सीटें उसने हासिल की थी। लेकिन इस बार जब हम कांग्रेस के आंकड़ों की बात करें, जो 17 हैं और आम आदमी पार्टी की 5, उन दोनों को मिलाकर भी उतना आंकड़ा आप लोग छू ही नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण माना जाए? इस बार की 20 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप?
गीत जी, आपको, डॉक्टर आनंद जी को, नितेश जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर आनंद जी के माध्यम से भाजपा को गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। वही हिमाचल के जनता का आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने संकट की इस घड़ी के अंदर कांग्रेस का साथ दिया और पूरे देश को एक संदेश दिया कि मोदी भाजपा अजय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। जी। सबसे पहले मैं गुजरात की ही बात करूंगा। गुजरात का संदेश कांग्रेस के लिए बड़ा साफ कि जिस तरह कांग्रेस के 17 विधायक बिके, उससे जनता के मन में कांग्रेस के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हुआ और जनता ने वह अनुभव किया कि यदि हम इन कांग्रेस के लोगों को जिता भी देंगे तो ये तो सबसे पहले कांग्रेस को अपना गहन आत्म मंथन करना होगा और कांग्रेस को विचारना होगा कि उसके विधायक चाहे पैसों के बल पर, चाहे सत्ता के डर से, क्या सत्ता की लालच से या जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से डरकर जो भाजपा की शरण में जाकर मतदाताओं और कांग्रेस के साथ विश्वासघात करते हैं, उसको यदि नहीं रोका गया तो मतदाता ने पहली बार जो दंडित करने का अभियान शुरू किया है, एक पार्टी की गतिविधियों के कारण यह देश में अन्य जगह भी होगा और यह केवल चेतावनी कांग्रेस के लिए नहीं, अन्य दलों के लिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वोट कोई मोदी जी का बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं और विपक्ष का घटा नहीं। आप पार्टी 2012 से चुनाव लड़ रही है गुजरात में, 2012 में भी चुनाव लड़ा, 2017 में भी लड़ा और 2022 में भी लड़ा, पर गुजरात के लोगों ने उनको कभी घास नहीं डाली। अब की बार वोटों में स्प्लिट हुआ, हमें 28-29% वोट मिली, 12% के आसपास आप पार्टी को वोट मिली, अर्थात 41% को मिली पक्ष, और मोदी जी को 52% वोट मिली। 2017 के चुनाव में मोदी जी को, भाजपा को 49% वोट मिली थी और हमें 41% वोट। इसका मतलब क्या है कि गुजरात का मतदाता आज भी मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, जो एक बड़ा वर्ग खिलाफ है, वो उतनी ही मजबूती से खड़ा है, परंतु कांग्रेस के प्रति अविश्वास की भावना की वजह से वो वोट में भी कम गया, वोट कम 7 या 8% मतदान भी कम हुआ और उसने कांग्रेस को वोट भी नहीं दी और उसने भाजपा को ही वोट देना उचित समझा, 3% उनकी वोट बढ़ा दी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं, मोदी मॉडल की, उसके मुकाबले के अंदर उड़ीसा का भी मॉडल है। उड़ीसा के अंदर भी 1999 से लेकर अब तक लगातार बीजू पटनायक जी के लड़के नवीन पटनायक जी शासन कर रहे हैं। तो ये कह लेना केवल ये चमत्कार मोदी जी ने किया है, ये मैं मानता। दूसरी बात, इनसे ज्यादा सीपीएम का राज रहा है लगातार बंगाल के अंदर और कांग्रेस का तो रहा ही है, आंध्रा में रहा और महाराष्ट्र में रहा 35 से 40, 35, 36 साल। तो ये निश्चित रूप से वर्तमान दौर के अंदर दो ऐसे मॉडल कह लो आप, 2 ऐसे नेता कह लो जो लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। एक तरफ मोदी जी हैं अपने राज्य गुजरात में और दूसरी तरफ नवीन पटनायक हैं, जिससे अन्य दलों को भी प्रेरणा लेनी भी चाहिए और सबक भी लेना चाहिए। नहीं, हम ठीक है, सबक लेना चाहिए, वो आपने बात ठीक कही है कि मंथन यहाँ पर करने की जरूरत है। हम यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत में भी जैसे हमने कहा कि प्रियंका गांधी हो और जो बाकी कार्यकर्ता हो, वो उतना जितना एक्टिव वहां पर नजर आए थे हिमाचल में, उतना एक्टिवली, क्योंकि देखिए अवैध जी, चर्चा इसी बात को लेकर है कि गुजरात में कोई भी नेता नहीं पहुंचता है। बहुत ही कम समय रह गया था मतदान को लेकर, जब राहुल गांधी सिर्फ एक वहां पर अपनी क्या करते हैं, प्रेजेंस दिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मैदान में वो जो प्रेजेंस दिखनी चाहिए थी, वो जो परिश्रम दिखना चाहिए था, जैसे हिमाचल में भी दिखा है,
वो यहां पर नहीं दिखा है। और कांग्रेस की हालत देखिए गुजरात में इस कदर खराब रही कि यहां पर जो खुद विपक्ष के नेता है सुखाराम राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी, वो भी अपनी अपनी सीटों से वहां पर हार गए। तो ऐसे में इस बात पर तो बात होनी चाहिए ना कि आखिर कांग्रेस की गुजरात में इतनी ज्यादा हालत क्यों खराब हो गई है। चलिए कांग्रेस में तो वन साइडेड जीत एक रहती है कि एक एज तक जो है एक पार्टी निश्चित तौर पर पहुंच ही जाती है, और वो इस बार कांग्रेस के पक्ष में गया, वहां का जो जनादेश है। लेकिन गुजरात में फिर ऐसा क्यों? आम लोगों की जुबान पर भी यही सवाल कि गुजरात में इतना बुरा, इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस क्यों? गीत जी, मैंने उसी का तो जवाब दिया है। नहीं, आप सिर्फ सर विश्वासघात की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक विधायकों की बिकवाली की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह सकते हैं ना। हमें प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जिताया और हमारे विधायक बिक गए, एक नहीं 17 बिके, और बहुत से लोग बिकने की लाइन में खड़े थे, वो स्पष्ट दिख रहा था। तो जब हमारा आप अंदर की कमियों की बात नहीं कर रहे हैं ना वीर जी। फिर क्या है, जनता ने हमको सही संकेत किया है कि क्या तो सुधरो और नहीं सुधरोगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। पर जनता की हुई खड़ी है, जो हमारी बजाय उन्होंने 12-13% वोट आप पार्टी को दे दिया। तो जो विरोध है वो तो वही खड़ा है। ये मोदी जी के प्रति सकारात्मक मतदान की बजाय कांग्रेस के क्रियाकलापों का प्रति नकारात्मक मतदान ज्यादा मैं मान रहा हूं। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमारी कमजोरी रही है, हमारी गलती है। हाँ जी, उसको तो मैं, हमारे लिए शर्मनाक हार है। रही बात आप कहा कि नेता क्यों नहीं गए, उसका हमने क्यों किया था कि मोदी जी डायरेक्ट नेता जाते थे तो स्थानीय मुद्दों को डाइवर्ट कर नेशनल मुद्दे लाकर, व्यक्तिवाद को लाकर चुनाव को प्रभावित करते थे। तो हमने सोचा था अब की बार कि शायद हम केवल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ के देखते हैं। वो भी हमारा असफल रहा, मैं स्वीकार करता हूं। और इनसे हम सबक सीखेंगे। एक नया प्रयोग हमने किया था, हमारा असफल रहा, और मोदी जी का मॉडल कैसा है ये आपके सामने है। अगर वो मॉडल इतना सफल था तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा, सारे विधायकों की टिकटें क्यों काटनी पड़ी, 1/3 से ज्यादा मंत्रिमंडल पूरा का पूरा बदलना पड़ा, जो मुख्यमंत्री थे उनकी टिकटें क्यों काटनी पड़ी, क्योंकि उनको साफ दिख रहा था कि भाई जनता में गहरी नाराजगी है। पर दुर्भाग्य यह है कि हम उस नाराजगी का अपने ही कारणों से, अपनी ही गलतियों से फायदा नहीं उठा पाए, वो मैं स्वीकार करता हूं। और मोदी जी ने उसका फायदा उठा लिया। और लोकतंत्र के अंदर यही होता है, जो समय पर नब्ज पकड़कर मतदाता की फैसले कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो समय पर फैसला नहीं करता। ठीक, मैं एक लास्ट बात और कहता हूं। हिमाचल शब्द प्रयोग किया था कि इनके क्यों बड़ी हार है, उसका भी आप छोटा सा सुन लीजिए। ये ठीक है, ये जीते, एमसीडी में भी तो हारे हैं, और 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 6-7 उनमें भी हारे हैं, लोकसभा उपचुनाव में भी हारे हैं। जब हम जनादेश का पूरा विश्लेषण करते हैं तो गुजरात तो देश का जनादेश नहीं है। अगर जनादेश मुझे एक बात समझाइए, जब भी बीजेपी कहीं हारती है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके जो नेता हमेशा इस बात पे खुश क्यों हो जाते हैं कि बीजेपी हार रही है, हालांकि जब उनकी अपनी हार होती है तो वो कारण कुछ और बताते हैं, अपनी कमियों को उजागर नहीं करते हैं या उसकी बात नहीं करते हैं। आप भी अभी वही बात कर रहे हैं। हम क्यों हारे, वो क्यों जीते, ये हम पार्टियों का विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही है आप। पर जनादेश का विश्लेषण जो होता है, वो जब आप उसको देशव्यापी प्रभाव बताएंगे तो वो एक अलग विश्लेषण होता है, वो पार्टियों से परे होता है। क्योंकि अभी एमसीडी के इलेक्शंस के भी जब नतीजे आए थे तो एक कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने ये बात कह दी कि बीजेपी हार गई है, इससे ज्यादा हमें खुशी हो रही है। ये जब सुनने को आता है ना तो ये सही नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के कार्यकर्ता या वर्कर के लिए या नेता के लिए या विधायक के लिए। नितेश जी, क्योंकि वेद जी से ये सवाल किया था, ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे आपसे करना है। जब हम हिमाचल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए बीजेपी ने यहाँ पर अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि इस बार हम रिवाज जो है वो नहीं, रिवाज बदल जाएगा, लेकिन माफ कीजिए, चुनावी अभियान में उन्होंने ये नारा दिया था कि सरकार नहीं, हम रिवाज बदल देंगे। लेकिन देखिए चुनाव के नतीजे जो है वो रिवाज नहीं बल्कि यहाँ पर सरकार बदलते दिखे हैं। ऐसे में ये एक सवाल है कि कांग्रेस की ऐसी क्या एक स्ट्रैटेजी रही, क्या ऐसे एजेंडेज रहे कि वहां की जनता ने एक बड़ा जो जनादेश है वो कांग्रेस की तरफ से दिया है कि
मतलब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से वापसी करने में सफल रही है, क्यों वापसी करने में सफल रही? सबसे बड़ी बात हिमाचल में कांग्रेस की जीत की रही कि कांग्रेस ने अपने लोकल लीडरों पर भरोसा किया। प्रियंका एक फैक्टर रही, वो एक सीमित फैक्टर रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। आज लेजिस्लेटिव पार्टी की मीट है, उसमें कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुना जाएगा। मुख्यमंत्री उम्मीदवार एक ये चुनाव के दौरान ये फायदा हुआ कि इतने सारे कंटेंडर हुए हैं सीएम पोस्ट के, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि केंद्रीय आला कमान जो कांग्रेस का है, उसका कम सपोर्ट होने के बावजूद भी कांग्रेस ने वहां एक कोहेसिव यूनिट के तरह, सब नेताओं ने कोहेसिव यूनिट के तरह चुनाव लड़ा, तो जिसका फायदा उनको देखने को मिला। बागी उम्मीदवार कांग्रेस में भी थे, लेकिन भाजपा में बहुत ज्यादा थे। भाजपा की गलतियों के कारण भी कांग्रेस को हिमाचल में फायदा पहुंचा। हिमाचल की जीत को कांग्रेस को एक सही तरीके से उसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले भी सुनने को मिला कि भाजपा एकदम अजय पार्टी है, ऐसा भी नहीं है। भाजपा को भी हराया जा सकता है, ये संदेश दिया है। भारत की जनता जनार्दन के विजडम पे मैंने कल भी कहा था कि जनता जनार्दन के विजडम पर शक नहीं करना चाहिए और जनता को ग्रांटेड भी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस वहां से सेंट्रल, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व था वहां एकदम प्रचार प्रसार में नहीं लगा, लोकल लीडर पर छोड़ दिए। हिमाचल छोटा प्रदेश था, वहां पे एक समझ होती है, 68 सीट है, तो वहां पे कांग्रेस के सब गुट एक साथ मिलकर लड़े क्योंकि उन्हें वहां हराना था। लेकिन ये चीज गुजरात में नहीं देखने को मिली। गुजरात के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमें वहां का सपोर्ट नहीं मिला, केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला, केंद्रीय आला कमान का, हाई कमान का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस गुजरात में ग्राउंड पर दिखती, प्रचार प्रसार करती हुई दिखती, अगर आप साफी नदारत रहेंगे, अच्छे से सिर्फ लोकल लीडरशिप के भरोसे छोड़ देंगे, तो वो भी नहीं चलने वाला लेकिन बीजेपी, चलिए इस मामले में जब हम देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से गुजरात में उतना जो है वो हार्डवर्क नहीं दिखा है, लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो जितना प्रचार प्रसार उन्होंने गुजरात में किया था उतना ही ज्यादा उन्होंने हिमाचल में भी तो किया। फिर ऐसा क्या रहा कि उन तमाम अपने वोट शेयर को आगे बढ़ा ही नहीं पाए और एक 25 तक सिमट कर रह गए। हालांकि इसका भी जवाब मैं आपसे लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेने की कमांड मुझे आ चुकी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और हार जीत का आज विश्लेषण गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों का। कॉलर भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हो गया। आप फिर से हमसे जुड़ सकते हैं, ब्रेक पर से वापस लौट चुके हैं। तीनों खास मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वे जिसे टिप्पणी ली थी हमने कांग्रेस और साथ ही साथ गुजरात के आए, माफ कीजिएगा, हिमाचल और गुजरात के आए नतीजों को लेकर नितेश जी वो सवाल आपसे हम कर रहे थे कि उतना ही मैदान पर एक्टिव जो है वो नजर आती है बीजेपी गुजरात में और हिमाचल। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक भी हिमाचल में लगातार रैलियां करते हुए नजर आए थे बैक टू बैक। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो खुद कहें हिमाचल से ही वो बिलोंग करते हैं। अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी वहां पर ताबड़तोड़ जो है खूब प्रचार प्रसार किया था। क्या कह सकते हैं कि हिमाचल में जो एक रिवाज रहा है 5 साल का कि पहले ये सरकार और फिर दूसरी सरकार, ये रिवाज ही इस वजह से कायम, मतलब रिवाज ही एक हम इसे कारण मान सकते हैं या फिर कारण कुछ और भी हो सकते हैं? हिमाचल और राजस्थान अभी तक के चुनाव परिणामों में हमने देखा है पिछले 2-3 दशक से वहां पर ये रिवाज रहा है कि सरकार बदलती है। तो ये एक फैक्ट है। वहां की जनता समझती है कि 5 साल इन्हें मौका दिए हैं, 5 साल इन्हें देखते हैं, इन्हें देखा है, अब इन्हें देखते हैं, इन्होंने जो काम किया है उसे देखते हैं। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है। आजकल जो आपने स्टार्टिंग में भी बोला अपने ओपनिंग में कि भारत में आज के दिन प्रो
इनकम्बेंसी, ये फैक्टर खूब देखने को मिल रहा है। हाँ जी। चुनाव दर चुनाव अगर एक पार्टी एक राज्य में जीतते जा रही है। नितेश जी, कॉलर जुड़े हुए हैं, एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं हम। वालिया साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आप ऑन एयर हैं इस वक्त मेरे साथ। हाँ जी, मैं पहले तो इन दोनों पार्टियों को मुबारकबाद देता हूँ गुजरात में बीजेपी की और कांग्रेस की हिमाचल में जीत के लिए। तो मैं कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुबारक देता हूँ कि विजिबल पार्टी होगी, थोड़ी पता चल गया है इनकी कार्यशक्ति। इनको चाहिए, इनके पास अच्छा कैप्टन नहीं है। शिप का कैप्टन अच्छा हो तो शिप को सारे संभाल सकता है। काफी देर से इनकी जो एमएलए हैं काफी दूसरी बीजेपी में जा रहे हैं, इनको इस चीज पर सोचना पड़ेगा। ऊपर से जो मेन आदमी जो मेन हो उसका कंट्रोल होना चाहिए, जो इनके पास अभी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने किया है जो हिमाचल में किया है। और मैं ये समझता हूँ डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी ऑपोजिशन होगी तो डेमोक्रेसी अच्छी होगी उस कंट्री की। नहीं तो कानून की धनिया उड़ाएंगी, जो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी वो डिक्टेटरशिप करेगी। जैसे हरियाणा में इन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाई और बाबा रहीम को मर्डर केस में होते हुए भी उसका बेल 3 दफा साल में दी। और ये बल्कि ऐसे कैसे काम होंगे जैसे अगर ओपोजिशन जैसे कानून पास किए थे किसानों के लिए, रातों रात इन्होंने कानून पास करे, किसी को अपने आप कानून आगे सुबह आ गए थे। ऐसी ये बातें होंगी, अगर ओपोजिशन होगी तो ये चीज रोकेगी। बिल्कुल। ये वालिया जी आपने ये बात कर दी। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती थी कि मतलब इसको लोग इस बात को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इन चुनावों के मद्देनजर जब हम बिल्किस बानो की केस की बात करते हैं, गुजरात की सोसाइटी देखिए अब इस बात से क्या परेशान नहीं होती, या वहां की जनता इस बात से परेशान नहीं होती कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया था, और फिर नरोदा पाटिया में जो दंगे थे दोषी ठहराए गए थे उन व्यक्तियों की बेटी को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है। मनोज कुकरानी की बात करें, 2002 के दंगे में भी दोषी ठहराए गए थे और फिर उनकी बेटी को भी टिकट दे दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्किस बानो के केस में कांग्रेस को तो ठीक है। हाँ। आम पार्टी ने बिल्कुल कोई उसकी फेवर में कोई बात नहीं की। जो रेपिस्ट थे उनको आजादी दी, बीजेपी के कारण उनको आजादी मिली। अगर ऑपोजिशन उस टाइम स्ट्रॉन्ग होती तो ये चीज होने ना देती। लेकिन ऑपोजिशन बिल्कुल जीरो के मुकाबले है, तो जो रूलिंग पार्टी है सिंगल पार्टी अपनी मनमर्जी कर रही है। ये चीज बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। मैं यही चाहता हूँ डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हालांकि ये जो बात आप और वालिया जी भी कर रहे थे और उस पर से ये सवाल उठाया गया था, नितेश जी वाकई क्या आम जनता जो है वो इस बात को लेकर परवाह नहीं करती? हम मोरबी हादसे की भी बात करें, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, असर की बात करे थे लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद ये जो कहीं दोषी ठहराए गए दंगों को लेकर उनके बच्चों को आगे टिकट दे दी जाती है, बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। जनता अब क्या परवाह नहीं करती है? किस बेसिस पर वो अब वोटिंग करती है? या वोट शेयर भी घटा है, वो इस वजह से ही घटा था? मैं अपनी बात को जारी रखते हुए इन बातों का जवाब देता हूं। मैं बात कर रहा था कि अभी एक देश में ट्रेंड देखा जा रहा है प्रो इनकम्बेंसी का, जो चीज हमें गुजरात में देखने को मिली। प्रो इनकम्बेंसी के तहत ये हो रहा है आज के दिन कि अगर आपके राज्य में विकास का काम हो रहा है तो जनता चाहती है कि विकास के काम को गति मिले, वो उसके साथ जाना चाहती है, जो कि हिमाचल और राजस्थान में तो नहीं देखने को मिलता है। और एक चीज और हमें देखना चाहिए कि उपचुनाव के नतीजे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल में अभी हाल में जो लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो उसमें भी भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी, तो वो एक इंडिकेशन होते हैं, उपचुनाव भी इंडिकेशन होते हैं कि पार्टी को, जो भी पार्टी है जो जीतती है उसके लिए भी सबक होता है कि चलिए जनता आपके साथ है अभी, तो उसको कैसे बिल्डअप करें, इस पे और बिल्डअप करके आगे जो आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें हमें कैसा परफॉर्मेंस करना है। अब जहां तक मुद्दे की बात है, मोरबी का मुद्दा हो तो बीजेपी ने उसे अच्छे से निगेट करने की कोशिश की, कांग्रेस उस मुद्दे को उठाई लेकिन उतने स्तर तक नहीं उठा सकी। यहाँ तक कि मोरबी की सीट पे भी भाजपा की जीत हुई है। तो
कहीं ना कहीं आज के दिन विकास भारी पड़ जाता है, विकास के मुद्दे देखे जाते हैं, काम सब जगह हो रहा है और काम पे भी वोट मिलता है और जनता समझदार हो चुकी है। ओके, वो छोटे मुद्दों में फंसकर अपना नुकसान नहीं देखना चाहती है। ठीक है। और जैसे कि सावरिया जी कह रहे थे कि एक भाजपा दूरगामी लक्ष्यों को लेकर चलती है, तो उस हिसाब से उसकी रणनीति रहती है और उसके जो डिसीजन होते हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में ट्राइबल बेल्ट में काफी उन्होंने इंट्रेंच किया है। ओके, ठीक है। इसमें आदिवासियों के लिए भी जो हाल में उठाए कदम है उसका उन्हें फायदा मिला है, जो कि आने वाले अभी जो चुनाव होंगे जैसे कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, वहां के ट्राइबल बेल्ट तक असर डालने वाले हैं। ओके, तो ठीक है। ये सब चीज फैक्टर काम करते हैं। हाँ, ये जो एक होता है कि भाई पुराने वो उनको टिकट क्यों दे दिया गया, तो वो सब मुद्दे कहीं ना कहीं विकास के कारण पीछे दब जा रहे हैं। नहीं, पर लोगों को यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि वोट अगर कर रहे हैं तो सोच समझकर वोट करें। हालांकि अगर वोट प्रतिशत कम हुआ है तो हो सकता है कि उनमें से कारण ये भी एक हो कि उस गुस्से में लोगों ने वोट नहीं दिया और दैट्स द रीजन कि वोट प्रतिशत जो है वो गुजरात में इस बार हुआ है, पहले चरण के फेज में भी और दूसरे चरण में भी। ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी फिलहाल अभी चर्चाओं के घेरे में ही हैं, जिस पर विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन हाँ, जीत हुई तो उस जीत को आगे कायम रखना, लेकिन हार हुई तो उस हार पर मंथन करना। अब ये तमाम पार्टियों के अब उनके हिस्से में आ जाता है कि वो इस तरीके को अब आगे किस तरीके से इन चीजों को लेंगे, मंथन किस तरीके से आगे शुरू होगा। फिलहाल तीनों खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। प्रोग्राम को रैप अप करना है, यहीं पर उसका समापन करना है, तो आप सभी का धन्यवाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। प्रोग्राम को लेकर, आज के इस विश्लेषण को लेकर यदि आप विचार अपने हमारे साथ साझा करना चाहें तो info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर अपने विचार, अपना फीडबैक हमें जरूर दें। इसी के साथ इजाजत लेंगे। नमस्कार।